जब हम भारतीय इतिहास के महान राजाओं की बात करते हैं तो उनमें एक नाम बहुत गर्व के साथ लिया जाता है, महाराज खारवेल, जो कलिंग के महान राजा थे। कलिंग, जो आज के ओडिशा क्षेत्र में स्थित था, एक समय बहुत ही शक्तिशाली राज्य माना जाता था। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद यह राज्य कमजोर हो गया था, लेकिन महाराज खारवेल ने अपनी शौर्य और बुद्धि से कलिंग को दोबारा उसकी खोई हुई शान वापस दिलाई। महाराज खारवेल चेदी डायनेस्टी के राजा थे। उनका शासन लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसीई के आसपास माना जाता है और उनके बारे में हमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से अधिक जानकारी मिलता है, जो उदयगिरी पर्वत पर लिखी गई है। इस इंस्क्रिप्शन में उनके 13 साल के शासन का पूरा विवरणी मिलता है। यह इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में लिखा गया है और आज भी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अनुसार खारवेल ने 15 साल की उम्र से राज्य चलाने की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। उन्हें शासन, कानून, अर्थव्यवस्था, युद्ध कला और धार्मिक दर्शन सभी का ज्ञान दिया गया। इससे यह साबित होता है कि खारवेल सिर्फ विरासत में राजा नहीं बने, बल्कि पूरी तरह से ट्रेंड रूलर थे। राजा खारवेल जैन धर्म का एक बड़े समर्थक थे। उसने अपने शासन के दौरान जैनिज्म को पूरा संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। जब खारवेल 24 साल के हुए तब उन्होंने कलिंग की राजगद्दी संभाली। राज्य संभालते ही उनका लक्ष्य स्पष्ट था, एक मजबूत प्रशासन बनाना और कलिंग को फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। महाराज खारवेल ने अपने शासन के पहले ही साल राज्य के विकास पर ध्यान दिया। उन्होंने टूटा हुआ किला, शहर की दीवारें और राज्य के गेट्स का निर्माण और रिपेयर करवाया। साथ ही इरिगेशन सिस्टम को सुधारा ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना हो। उनका पहला लक्ष्य था प्रजा की सुरक्षा और सुख। दूसरे साल खारवेल ने अपनी सेना की शक्ति दिखाते हुए सातवाहन रूलर्स के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान से कलिंग का प्रभाव पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों तक फैल गया। तीसरे साल उन्होंने युद्ध के साथ साथ कला और संस्कृति पर भी ध्यान दिया। म्यूजिक, डांस, ड्रामा और फेस्टिवल्स को प्रमोट किया, जिससे कलिंग एक कल्चरल सेंटर बन गया। चौथे साल में महाराज खारवेल ने दक्षिण भारत के शासकों के खिलाफ युद्ध किया और उन्हें पराजित करके अपने मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया। 5वें साल उन्होंने नंद डायनेस्टी के समय बनाए गए एक पुराने केनाल को दोबारा रिपेयर करवाया, जिससे खेती और जल व्यवस्था में बहुत सुधार आया। छठे साल राजा और प्रजा के बीच का रिश्ता और मजबूत हुआ। उन्होंने पब्लिक सेलिब्रेशन और रिलीफ्स दिए, जिससे लोग उन्हें एक जनप्रिय राजा के रूप में देखने लगे। 7वें साल उन्होंने राजमहल का विस्तार किया और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर बनाया, और इस साल रॉयल फैमिली में खुशी का माहौल था। क्वीन ने एक राजकुमार को जन्म दिया, जो फ्यूचर सक्सेसर माना गया। 8वें साल महाराज खारवेल के शासन का सबसे महत्वपूर्ण साल माना जाता है। इस साल उन्होंने मगध पर भयंकर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र तक अपनी सेना ले गई। इस अभियान के दौरान ग्रीक शासक दिमित्रियस को भी पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।
इस जीत के बाद कलिंग ने अपनी खोई हुई शान पूरी तरह से वापस पा ली। 90 साल महाराज खारवेल ने बड़े बड़े महल, सुंदर उद्यान और भव्य स्मारक बनवाए, जिसे राजधानी और अधिक सुंदर और शक्तिशाली बनी। इस साल उन्होंने अपनी अचीवमेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए अपनी राजधानी कलिंग नगरी में महाविजय प्रासाद का निर्माण किया, जिसे द ग्रेट विक्ट्री पैलेस भी कहा जाता है। 10वें साल उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत उदाहरण दिया। वो स्वयं जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सभी धर्मों को सम्मान करते थे और जैन मॉन्क को पूरी सुरक्षा देते थे। 11वें साल तक कलिंग इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अन्य राज्य अपने इच्छा से खारवेल को ट्रिब्यूट्स देने लगे। 12वें साल उन्होंने मगध से कलिंग जिना यानी जैन धर्म की पवित्र मूर्ति वापस लाई, जो पहले मगध के राजा महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय के बाद मगध ले गए थे। यह जैन धर्म के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। 13वें और अंतिम साल महाराज खारवेल ने अपनी लाइफ का एक नया फेज शुरू किया। उन्होंने रिनाउंसिएशन स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस दी और धर्म के रास्ते पर चलने लगे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनवाई, जो जैन मॉन्क्स के रहने के लिए थे। इसके बाद उन्होंने अपने बाद एक मजबूत, समृद्ध और शांत राज्य छोड़ा। इस प्रकार महाराज खारवेल सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान शासक, बिल्डर और धार्मिक नेता थे। उन्होंने कलिंग को मिलिट्री, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक शक्तिशाली एम्पायर बनाया। इसलिए महाराज खारवेल का नाम और रूल भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है।